हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पार्ट 2, जिसमें हम देखने वाले हैं एरर क्या होता है और कैसे सिग्निफिकेंट वैल्यू निकाला जाता है। तो चैप्टर 1 का पूरा ऑल ओवर सिलेबस क्या है एक बार और हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट रहता है इसमें इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें आपको स्कोप और ऑब्जेक्टिव को देखना रहता है। इसके साथ साथ सोर्स क्या होगा और क्या होगा एरर का टाइप, जिसमें आप एक्यूरेसी क्या होगा, प्रिसीजन क्या होगा और क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगा। ठीक है, आपको एक वैल्यू दिया जाएगा, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा, निकालना रहेगा कि उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना निकल रहा है। और आज का टॉपिक जो है हमारा यही ही है। सोर्स हो गया, टाइप्स ऑफ एरर हो गया, जिसमें एक्यूरेसी हो गया, प्रिसीजन हो गया और सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्लास से। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। एरर का मतलब क्या होता है, इससे जस्ट पहले ही जो क्लास है जो इस चैनल पे डला हुआ होगा उसको आपको जरूर से देख लेना है। उसमें हम बहुत अच्छे से एक इंट्रो हम देख चुके थे कि एरर होता क्या है। नॉर्मली हिंदी के लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, त्रुटि बोला जाता है। मतलब किसी तरीके का हमारे से अगर मिस्टेक हो गया उसको क्या बोलते हैं, उसको त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम प्रैक्टिकल लैब में किसी तरीके का एनालिसिस कर रहे हैं और जो प्रोसीजर चलता है उस प्रोसीजर में किसी तरीके का हम मिस्टेक कर गए तो क्या होगा, जो हमारा वैल्यू आना चाहिए वो वैल्यू नहीं आएगा और इसी को ही बोला जाता है एरर। तो ये किस किस टाइप का होगा इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं एरर होता क्या है। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू रिजल्ट, जिसको एक्सेप्ट ट्रू रिजल्ट भी बोला जाता है, एंड द मेजर्ड रिजल्ट। ठीक है, अब इसको बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज में समझना है। आपको कुछ सैंपल दिया गया है, ठीक है, उस सैंपल से कैलकुलेट करके आपको कुछ नंबर्स निकालना, मतलब उसको मेजर करना है। ठीक है, तो आपको एक दिया गया है सैंपल और एक रहेगा एक स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू आपको बता दिया गया है 20 आना चाहिए, लेकिन जब आप वो जो प्रोसीजर है उसको अप्लाई करके एक वैल्यू निकाल के लेके आ रहे हैं वो निकल रहा है 18। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड से जो सैंपल जो हमको मेजर से निकला हुआ है उसको हम माइनस किए तो कितना का डिफरेंस आएगा, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चा बस इसी को ही सिंपल टर्म्स में बोला गया है, क्या क्या किसके किसके बीच डिफरेंस रहेगा, ट्रू रिजल्ट मतलब जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगा, ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल ट्रू रिजल्ट। अब आपको क्लोराइड हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, इन सारे को क्या है, हमको एक लिमिट टेस्ट निकालना पड़ता है। मतलब इसका एक स्पेसिफिक एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगा तभी हम इसका एक लिमिट टेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ही सिंपल से इसी चीज को बताया गया है। ट्रू रिजल्ट किसके किसके बीच डिफरेंशिएट होगा, ट्रू रिजल्ट जिसको एक्सेप्टेबल, ट्रू रिजल्ट मतलब एक एक्सेप्टेबल वैल्यू रहेगा। ठीक है, और किसके साथ डिफरेंशिएट करेगा, ये जिसको आप मेजर किए रहोगे, जिसको आप निकाले रहोगे, जो कि है आपका सैंपल वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल सा एरर इज द डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रू रिजल्ट जो कि एक्सेप्टेबल ट्रू रिजल्ट एंड द मेजर्ड रिजल्ट रहता है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोला जाता है एरर। ठीक है, अब ये कितने टाइप का हो सकता है, अब मेनली 2 टाइप का इसको बताया गया है। पहला होता है डिटरमिनेट एरर, जिसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसको आप इजली से पकड़ सकते हैं कि किस वजह से ये हुआ है। सेकेंड रहता है इनडिटरमिनेट एरर, जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब जैसे कभी भी गाड़ी चलाते हुए अचानक से एक्सीडेंट हो गया तो क्या होता है, आपको सडनली उसको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से डिटरमिनेट में क्या हो जाएगा, आपको जो प्रोसीजर जो चल रहा है
आप कर रहे हैं फिर अचानक से आपको समझ में आता है कि मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक की थी, इसको इतना डालना था, मैं इसको नहीं डाल पाई। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि किस वजह से ये एरर निकल के आया है। तो डिटरमिनेट एरर होता है, सेकेंड होता है इनडिटरमिनेट एरर। तो डिटरमिनेट एरर को बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, प्रोसीजर जैसा चल रहा है, सिस्टमेटिकली जैसा काम करना चाहिए वैसा हो रहा है, तब जाके आपको पता चलेगा कि किस जगह पे हम मिस्टेक किए हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे ही इनडिटरमिनेट एरर को क्या बोला जा रहा है? रैंडम एरर, मतलब अचानक से ही वो हो जाएगा। जैसे आप लिए पिपेट को, पिपेट का एकदम ड्रॉप वाइज ही आपको क्या करना रहता है, बीकर में हो गया या फिर आपका जो कोनिकल फ्लास्क हो गया, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो आपका ये क्या है अपरेटस हो गया, इसमें लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर पिपेट का जो फ्लो होगा, ठीक है, जो ये बूंद गिरना चाहिए वो अच्छे से नहीं रहा, आपको चाहिए था 2 ड्रॉप, लेकिन ये क्या हो गया 4 ड्रॉप, क्या हो गया, ये गिर गया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो गया 2 ड्रॉप इसमें एक्स्ट्रा आ गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से किस में आ जाएगा, ये इनडिटरमिनेट एरर में आ जाएगा, क्योंकि वो स्पीडली होगा, आप उसको अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सिंपल सा हम देखे हैं एरर क्या हो जाएगा, किसके किसके डिफरेंशिएट रहेगा, ट्रू रिजल्ट और किसका, मेजर्ड रिजल्ट का। 2 मेन टाइप है, डिटरमिनेट एरर और इनडिटरमिनेट एरर। डिटरमिनेट एरर को सिस्टमेटिक एरर बोला जाता है और इनडिटरमिनेट एरर को रैंडम एरर बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, डिटरमिनेट एरर को थोड़ा सा आप अच्छे से समझेंगे। नॉर्मली क्या होता है एरर, ये समझ गए। 2 मेन टाइप क्या होता है ये भी हम बहुत अच्छे से समझ गए। अब समझेंगे जो पहला टाइप है डिटरमिनेट एरर, जिसको सिस्टमेटिक एरर बोला जाता है और इसी को ही कांस्टेंट एरर भी बोला जाता है। ठीक है, कांस्टेंट एरर क्यों बोला जाएगा, क्योंकि सिस्टमेटिकली है, कॉन्स्टेंटली ये निकल के आता है। ठीक है, अब देखते हैं डिटरमिनेट एरर को अगर आपको एग्जाम में लिखना रहा तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, डिटरमिनेट एरर आर कॉज्ड बाय फॉल्ट इन द एनालिटिकल प्रोसीजर और द इंस्ट्रूमेंटल यूज्ड इन द एनालिसिस। ठीक है, किस किस वजह से हो सकता है ये एरर, फॉल्ट मतलब किसी तरीके का खराबी हो गया, जैसे कि एनालिटिकल प्रोसीजर जो रहता है वो बहुत अच्छे से अगर हम अप्लाई नहीं किए, जो केमिकल हमको जिस अमाउंट में चाहिए था उस अमाउंट में हम नहीं लिए, जो केमिकल हमको अच्छे से शुद्ध प्योरिटी के साथ लेना था उसमें किसी तरीके का इम्प्योरिटी आ गया है, उस वजह से हो सकता है। ठीक है, साथ साथ में और किस वजह से हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल यूज, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत दिन का है, ठीक है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो क्या वो अच्छे से कैलकुलेट करके देगा, नहीं देगा। तो सिंपल सा बोल रहा है ये डिटरमिनेट एरर आर कॉजेज बाय फॉल्ट इन द एनालिटिकल एरर और द इंस्ट्रूमेंटल यूज्ड इन द एनालिसिस करने के दौरान हम क्या क्या करते हैं, प्रोसीजर हमारा एकदम अच्छे से होना चाहिए और जो कैलकुलेट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का जो यूज़ होता है उस प्रोसीजर को करने के लिए वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में ही फॉल्ट अगर हो गया तो ये कहलाएगा डिटरमिनेट एरर। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको थोड़ा सा याद रहना चाहिए। डिटरमिनेट एरर कैन अराइज फ्रॉम अनकैलिब्रेटेड बैलेंस। ठीक है, अभी के टाइम पे क्या होता है, प्रैक्टिकल अगर होता है क्लासेस में, अगर आपको बोला जाएगा 20 ग्राम लेना है, 2 ग्राम लेना है, 200 ग्राम लेना है, फिर 200 mg लेना है, तो क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा लेके ऐसे ही डाल देते हैं बिना उसको वे किए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक अंदाजे से डालना, लेकिन हमको एक अच्छे से कैलकुलेट करके अच्छे से वे करके डालना रहता है। तो ये क्या हुआ, अनकैलिब्रेटेड बैलेंस के वजह से हो सकता है डिटरमिनेट एरर। ठीक है, इम्प्रॉपरली कैलिब्रेटेड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और पिपेट। सेकेंड पॉइंट हम क्या समझे, इनप्रॉपरली कैलिब्रेटेड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और पिपेट। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हमको अप टू 50
या फिर जितना बोले रहते हैं अगर उससे हम ज़्यादा कर दें या उससे हम बहुत ही कम कर दिए, मतलब क्या हुआ, उसका कैलिब्रेशन अच्छे से हुआ क्या, उसका कैलकुलेशन अच्छे से हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक है, इम्प्रॉपर रहा, ठीक है। इसी तरीके से पिपेट से हमको लेना था, जैसे मैं पहले ही बताई हूँ 4 ड्रॉप, लेकिन हमने सोचा 1 ड्रॉप अगर एक्स्ट्रा चला गया, 2 ड्रॉप एक्स्ट्रा चला गया तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन लोग एक्स्ट्रा डाल देंगे, ठीक है, लेकिन हमको तो चाहिए था सिर्फ एक्यूरेट 4 ड्रॉप्स ही। तो इस तरीके से इनप्रॉपरली कैलिब्रेटेड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और पिपेट से हो सकता है, ठीक है। माल फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर खराब रहा तो ये तो बहुत ही मेन रीज़न बन जाएगा हमारे डिटर्मिनेट एरर के लिए, ठीक है। इम्प्योर केमिकल अगर प्योर नहीं रहा, जो हमको मेन केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें किसी तरीके का इम्प्योरिटीज़ है, तो क्या आपका जो प्रोडक्ट निकल के आना चाहिए वो अच्छे से निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है, उसमें किसी ना किसी तरीके का एरर तो होगा ही होगा, ठीक है। इनकरेक्ट एनालिटिकल प्रोसीजर टेक्निक, ठीक है, एंड द एनालिस्ट एरर, ठीक है। एनालिसिस प्रोसीजर जो रहेगा, जो हम स्टार्टिंग में ही उस एरर के डेफिनेशन में समझे थे, ठीक है, अगर उसका प्रोसीजर अच्छे से नहीं रहा, इंस्ट्रूमेंट अच्छे से नहीं रहा तो होगा, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर अंडर द कंट्रोल ऑफ द एनालिस्ट, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर को आप एनालिस्ट कर सकते हैं, मतलब उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस वजह से हुआ है, ठीक है। मतलब क्या है, इसमें जो प्रोसीजर में अगर किसी तरीके का दिक्कत रहा आपको पता चल जाएगा, कैलकुलेशन में किसी तरीके का दिक्कत रहा ये पता चल जाएगा, पिपेट से अच्छे से आप ड्रॉप वाइज नहीं डाले, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जितना वॉल्यूम होना चाहिए वो नहीं रहा, केमिकल में किसी तरीके का इम्प्योरिटीज रहा, ये आपको कैसा है, ये डिटरमाइन है, ठीक है। मतलब आपको पता है तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसकी वजह से ये हुआ। इस वजह से बोला गया सिस्टमेटिक एरर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द एनालिस्ट, उसको अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। अब इसी में ही एक एक पॉइंट को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। पर्सनल एरर, अब आ गया है पर्सनल एरर, मतलब जो पर्सन उसको आइडेंटिफाई करेगा उससे भी एरर हो सकता है। जैसे कि हर एक एंगल को देखने का तरीका रहता है, जैसे कि हम कुछ इस तरीके से लिए हैं, ठीक है, ये पर्सन जो है इसको यहाँ से देख रहा है तो उसको पता चल रहा है इधर इतने मार्जिन पे है, ठीक है, यहाँ से देख रहा है इसको पता चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से ये देख रहा है तो इधर से पता चल रहा है ये इतने वॉल्यूम पे है, ठीक है। मतलब क्या है, हम एंगल को हम अलग अलग एंगल से उसको देख रहे हैं तो हमको क्या लग रहा है, उसका वॉल्यूम जो है वो अलग अलग निकल के आ रहा है, तो क्या हुआ, ये पर्सन एरर पे आ जाएगा, ठीक है। अब वो पर्सन क्या है, अच्छे से जो कैलकुलेशन करके डालना था, प्रोसीजर अच्छे से अप्लाई करना था, ठीक है, ये सारी चीज़ों को अच्छे से नहीं किया, ये सब किस में आ जाएगा, आपका पर्सनल एरर में आ जाएगा, ठीक है। दे आर एक्सक्लूसिवली causes due to personal equation of an analyst and do not due to either on the prescribed procedure और methodology involved, ठीक है। सिंपल सा वही बोला जा रहा है, जो प्रोसीजर दिया जाएगा, जो मेथोडोलॉजी दिया जाएगा उसको अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, इस वजह से ये होगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट जो है अच्छे से नहीं रहा, IV हो गया, UV हो गया, ठीक है, pH मीटर हो गया, ठीक है, पोटेंशियोमेट्री हो गया, ये आप एनालिसिस में और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। ये सब क्या रहता है, आइडेंटिफाई करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, ठीक है। ये अच्छे से नहीं रहा आइडेंटिफाई करने के लिए तो क्या होगा, ये अगर इंस्ट्रूमेंट में किसी तरीके का खराबी रहा, जो उसको आइडेंटिफाई करना था वो अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, ये एरर में ही आएगा, तो इंस्ट्रूमेंट के वजह से होगा, इस वजह से क्या हो गया, ये इंस्ट्रूमेंट एरर आ जाएगा। तो सिंपल सा बोला जा रहा है, दीज आर इनवेरिएबली कॉजेज ड्यू टू फॉल्ट एंड अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट सच एज, जैसे कि pH मीटर, UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और पोटेंशियोमीटर आ जाएगा इसमें, जैसे कि एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको समझाया गया है, ठीक है। रिएजेंट एरर, नेक्स्ट जो है वो है रिएजेंट एरर। जो आपको रिएजेंट लेना था अगर वो अच्छे से साफ नहीं है, मतलब उसमें किसी तरीके का
अनवांटेड केमिकल उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, जो एज ए इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में काम कर रहा है उस रिएजेंट के लिए, और उसको हम ले लिए प्रैक्टिकल जो हमको एनालिसिस करना था। तो क्या होगा, वो हमारे प्रैक्टिकल पे हमारा जो मेन प्रोडक्ट होगा उस पर बहुत ही इफेक्ट करेगा। जो हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए वो अच्छे से नहीं आएगा, तो किस में काउंट हो जाएगा, ये एरर में काउंट हो जाएगा। तो रिएजेंट एरर क्या होगा, the error that are slowly introduced by a virtue of the individual reagent. For the example, impurities inherent present in the reagent। ये सिंपल सा अगर आपको टर्म्स टफ लगेगा तो अभी आप सिंपल टर्म्स में लिख सकते हो कि इम्प्यूरिटीज की प्रेजेंट के वजह से क्या होगा, आपका जो प्रोसीजर है वो अच्छे से नहीं होगा, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, एरर प्रोड्यूस होगा। तो इम्प्यूरिटीज इनहेरिएंट प्रेजेंट इन द रीजन, हाई टेम्परेचर वोल्टिलाइजेशन ऑफ प्लेटिनम, ठीक है। एक थोड़ा सा एग्जांपल दिया गया है, कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर क्या होगा, नाम से कॉन्स्टेंटली अब बार बार सेम प्रोसीजर अप्लाई करे, बार बार क्या हो रहा है, उसी ही रेंज पे आ रहा है, ठीक है। अगर आपको लाना था 20 लेकिन आ रहा है 17 पे ही, बार बार जितने बार आप किए हो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, आना तो चाहिए था 20 लेकिन नहीं आया, लेकिन ये क्या हो गया, एरर कैसा रहा, इसमें कॉन्स्टेंटली एरर कहलाएगा। तो इसी को बोला गया है मल्टीपल मेजरमेंट सो द सेम कांस्टेंट एरर, मतलब जितने बार आप मेजर करते जा रहे हैं वो कैसा शो कर रहा है, वो सेम कांस्टेंट एरर को शो कर रहा है। जैसे कि एक सिंपल सा इसको समझ सकते हैं, स्केल में आपको क्या है 15 सेंटीमीटर को क्या करना था, मेजर करना था, आ रहा है 14.8 आ रहा है, ठीक है। तो 0.2 सेंटीमीटर इसमें कम हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोपोर्शनल एरर। प्रोपोर्शनल एरर क्या हो जाएगा, proportional error decrease or increase in a proportional to the size of the sample taken for analysis, ठीक है। सिंपल सा बोला जा रहा है, ये साइज मतलब अगर ज़्यादा लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, मतलब डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल दिखाएगा। ये प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, जितना आप लोगे, मतलब ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ वाला लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा एरर आएगा, कम लिए तो कम आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से बोला जा रहा है, ये प्रोपोर्शनल एरर डिक्रीज और इंक्रीज इन अ प्रोपोर्शनल टू द साइज, ठीक है। मतलब साइज आप ज़्यादा ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डिक्रीज और इंक्रीज होगा, ठीक है। सैंपल टेकन फॉर द एनालिसिस। ए कॉमन कॉजेज ऑफ प्रोपोर्शनल एरर इज द प्रेजेंस ऑफ इंटरफेयरिंग कंटेमिनेशन इन द सैंपल, ठीक है। उस सैंपल में कोई इंटरफेयर करने वाला कंटेमिनेशन, मतलब किसी तरीके का उसको इफेक्ट करने वाला बाहरी चीज उसमें प्रेजेंट रहा, उस कंडीशन पे ये प्रोपोर्शनल एरर आएगा, ठीक है। एरर ड्यू टू मेथडोलॉजी, अच्छे से हम सैंपल को कैलकुलेट नहीं किए, ठीक है। जो मेथड यूज करना था उस मेथड को हम यूज नहीं किए, मेथड यूज करना था कोई और हम किए मेथड कोई और ही यूज, ठीक है। तो क्या उसका कैलकुलेशन सही आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन सही नहीं आएगा, मतलब जिस अमाउंट पे हमको लेना था उस अमाउंट पे हम नहीं लिए, जितना निकल के आना था उस निकल के नहीं आया, क्योंकि कैलकुलेशन हम सही नहीं किए थे। तो बोथ इम्प्रॉपर, इनकरेक्ट सैम्पलिंग एंड इनकम्प्लीटनेस ऑफ अ रिएक्शन, मतलब अच्छे से उसको कैलकुलेट नहीं किया या फिर रिएक्शन अच्छे से नहीं हुआ, इनकम्प्लीट रहा, ऑफ्टेन लीड टू सीरियस एरर, ठीक है। मेन सीरियस मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, जो हमारा रिएजेंट है उसका वैल्यू, जिस वैल्यू में हमको लेना, मतलब कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। सेकंड क्या रहता है, जो रिएक्शन होना चाहिए कैलकुलेशन में, अगर जिस अमाउंट में हमको लेना था, दो रिएजेंट रहता है, ए हुआ बी हुआ, ठीक है। इसको डालना था 5, इसको डालना था हमको 2, लेकिन हम क्या किए, इसको 2 डाल दिए और इसको डाल दिए 5, मतलब क्या हुआ, जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है। क्यों हुआ, ये कैलकुलेशन हम अच्छे से नहीं किए इस वजह से। अब प्रॉपर इसका कैलकुलेशन ही नहीं हुआ, जब ये दोनों मिक्स होगा तो क्या अच्छे से इसका रिएक्शन होगा, कंप्लीट होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही मेन सीरियस काम में आ जाएगा, ठीक है, मेन सीरियस एरर में आ जाएगा। तो इनप्रॉपर सैम्पलिंग हो गया, इन कंप्लीट रिएक्शन हो गया, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, एक मेन सीरियस एरर होता है। ए फ्यू टिपिकल एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो ये किस में आता है, ये टाइट्रीमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में आता है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में ये मेनली निकल के आता है, ठीक है।
नेक्स्ट है इनडिटर्मिनेट एरर। डिटर्मिनेट एरर हम लोग देख लिए, ठीक है। पर्सनल एरर हो गया, रिएजेंट में हो गया, कांस्टेंट हो गया, प्रोफेशनल हो गया, ठीक है, और मेथोडोलॉजी से हो गया। इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से देख लें और आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से ही पूछा जाता है। इनडिटर्मिनेट एरर सिंपल सा आपको बताया गया था कि आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। किसको डिटरमाइन नहीं कर सकते? जो एकदम रैंडमली हो जाएगा या एक्सीडेंटली हो जाता है। तो दिस एरर आल्सो कॉल्ड एक्सीडेंटल एरर और दे आर रैंडम इन अ नेचर। कैसा नेचर रहेगा? रैंडमली होने वाला रहेगा। इनडिटर्मिनेट एरर अराइज फ्रॉम अनसर्टेनिटीज इन अ मेजरमेंट दैट आर अननोन and which cannot control by the experimentalist। ठीक है, मतलब ये कैसा होगा? दो टर्म का बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जो कि आपको पता ही नहीं रहेगा कि एक्चुअल में ये हुआ कैसे है, ठीक है, अचानक से हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा रहेगा जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब ऐसा रिएजेंट तो जैसे इन्वायरमेंट में आया, ठीक है, तो वो किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करेगा ही करेगा। ऐसा भी रिएजेंट आता है, लेकिन आपको उस प्रोसीजर में उसको लेना ही है, मतलब उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से बोला गया है इनडिटर्मिनेट एरर अराइज फ्रॉम अनसर्टेनिटीज इन अ, मतलब अचानक से, मेजर दैट आर अननोन, जो कि अननोन रहेगा, एंड विच कैन नॉट कंट्रोल, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो बाय द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए व्हेन पिपेट आउट अ लिक्विड, ठीक है, पिपेट से क्या हुआ? लिक्विड आउट हुआ। द स्पीड ऑफ ड्रेनिंग, जो नीचे गिरने का उसका रहा स्पीड, ठीक है। द एंगल ऑफ होल्डिंग द पिपेट, ठीक है, पिपेट को आप अच्छे से रखें कुछ इस तरीके से। आपको लिक्विड जो रहेगा उसको ड्रॉप वाइज इस तरीके से इसमें डालना है, ठीक है, इस तरीके से आप रखे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ? ये सिंपल सी स्टार्टिंग में ही मैं आपको बताई थी, आपको 4 ड्रॉप के जगह पे ये कैसे 8 ड्रॉप गिर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसका होल्डिंग जो जिस एंगल पे रखना था, ठीक है, अगर वो अच्छे से नहीं रहा, पिपेट का जो ये इस तरीके से जो ये छिद्र रहता है, ठीक है, होल रहता है, ये अच्छे से नहीं रहा, तो इस कंडीशन पे भी ये हो सकता है। तो इनडिटर्मिनेट एरर कैसे रहेगा? ये आप इसको डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। अब दोनों के बीच हम कंपेयर देख लेते हैं, डिटर्मिनेट एरर और इनडिटर्मिनेट एरर के बीच में, ठीक है। पहला पॉइंट है दीज आर नॉन अ सिस्टमेटिक और रैंडम और कांस्टेंट एरर, ठीक है। किन किन नाम से जाने जाते हैं डिटर्मिनेट एरर को? सिस्टमेटिकली है इसलिए सिस्टमेटिक, रैंडमली नहीं होता है इसलिए नॉन रैंडम, और कांस्टेंट एरर दिखाता है इस वजह से कांस्टेंट एरर। नेक्स्ट है दीज आर आल्सो नोन एज नॉन सिस्टमेटिक रैंडम एक्सीडेंटल एरर, ठीक है। स्टार्टिंग में ही हम देखे थे इसमें रैंडम और एक्सीडेंटल एरर बोला जाएगा। दीज एरर आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द लैक ऑफ एग्रीमेंट between the mean of a series of replicate determination and the correct value, ठीक है। अब इसको क्या है, आप अच्छे से आइडेंटिफाई करके इसको अच्छे से करेक्ट वैल्यू लेके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा? these error are recognized by variability in the replicate determination by the scatter of a result about their मीन, ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके का इसमें रिजल्ट आएगा। दिस एरर आर डिटर्मिनेट एंड कैन बी एलिमिनेटेड। अब इसको अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हो और इसको बाहर भी निकाल सकते हो। नाम से ही पता चल रहा है इनडिटर्मिनेट मतलब क्या है, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब निकाल, जब उसको हम जान ही नहीं पा रहे हैं कि किस वजह से हो रहा है, तो इसको एलिमिनेट कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो ना ही इसको डिटरमाइन कर सकते और ना ही इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन इसको मिनिमाइज किया जा सकता है बहुत ही अच्छे से केयरफुली काम करके, ठीक है। दिस लिक्विड आर क्वांटिफाइड बाय अ मेजर ऑफ अ एक्यूरेसी सच एज एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर ऑफ अ मीन्स, ठीक है। दिस एरर आर quantified by a measure of precision such as standard deviation or the relative standard deviation, ठीक है। This source of this error may be
पर्सनल हो गया, इंस्ट्रूमेंटल हो गया और मेथोडोलॉजी, मतलब इसका एक टाइप बताया गया है, ठीक है। किस किस वजह से हो सकता है, पर्सनल हो गया, इंस्ट्रूमेंटल हो गया या मेथोडोलॉजी से, ठीक है। दिस सोर्स ऑफ द एरर में भी पर्सनल हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल अनसर्टेनिस, ठीक है, अचानक से वो सोचा समझा हुआ नहीं रहेगा। बिल्कुल इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होगा, एक्यूरेसी क्या होगा। एक्यूरेसी नाम से ही थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि एकदम एक्यूरेट जिस जगह पे जाना चाहिए था उस जगह पे आएगा, ठीक है। तो इसको सिंपल सा टर्म्स में अगर हम समझेंगे तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मेन लक्ष्य आपका यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन आपका जो वैल्यू है जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपका क्या आ रहा है, पहले यहाँ पे आया, ठीक है। अब उसको बार बार कर रहे हैं तो कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ना ही ये प्रिसीजन में है ना ही ये एक्यूरेसी में। एक्यूरेसी कहाँ होगा, जब ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब प्रिसीजन क्या होगा, हम फिर से कैलकुलेट किए तो फिर से आ रहा है बिल्कुल इस तरीके से, तो बिल्कुल इस लाइन पे ही बार बार आ रहा है, मतलब क्या हुआ, ये रिपीट कर रहा है उस वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रिसीजन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन हम फिर से कैलकुलेट किए, फिर से उसको अच्छे से किए तो बार बार आया आपका यहाँ पे या फिर एक बार भी आया यहाँ पे, तो ये क्या कहला जाएगा, एक्यूरेसी कहला जाएगा। तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे, जो हम प्रोसीजर करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगा, ठीक है, एक वैल्यू पहले से ही फिक्स है स्टैंडर्ड वैल्यू, अगर उस स्टैंडर्ड वैल्यू में आ गया तो वो पूरे एक्यूरेसी में चला जाएगा, ठीक है। और बार बार उसी ही जगह पे आ रहा है, जैसे कि आना था 20, एक बार भी आ गया ये 20 में तो ये एक्यूरेसी में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम बार बार कर रहे हैं, आ रहा है 17 17 17, तो बार बार 17 में ही आ रहा है तो ये आ जाएगा आपका प्रिसीजन में, ठीक है। तो इसी को ही हम अच्छे से समझते हैं। प्रिसीजन क्या होगा, द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन वेरियस रिजल्ट ऑफ द सेम क्वांटिटी, ठीक है, सेम क्वांटिटी में अलग अलग रिजल्ट निकल के आ रहा है। इन अदर वर्ड्स में इसको क्या बोला जाएगा, इट इज द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट बोला जाएगा, ठीक है। सिंपल से इसी में ही बोला जा रहा है, इट रिफर टू द क्लोजनेस ऑफ द सेट ऑफ द वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम आइडेंटिकल मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी। सिंपल सा प्रोसीजर है, क्या बोला जा रहा है, सैंपल, जो सैंपल का जो क्वांटिटी रहेगा उसको हम सेम ले रहे हैं, लेकिन उसका जो वैल्यू आएगा, जो डिग्री ऑफ एग्रीमेंट में वेरियस रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है, उसी में ही क्या बोल रहा है, ये बार बार हो रहा है तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब इसी में बोला जा रहा है, ये अलग पॉइंट हुआ, अब इसमें बहुत ही मेन पॉइंट ये हो जा रहा है, इट रिफर टू द क्लोजनेस ऑफ द सेट ऑफ वैल्यू ऑब्टेन, ठीक है, वैल्यू निकल के आ रहा है कैसा, क्लोज आ रहा है, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम आइडेंटिकल मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक है। आइडेंटिकल मेजर करने के बाद एक क्वांटिटी निकल के आया जिसमें निकल के आ रहा है क्लोजनेस सेट ऑफ वैल्यू, मतलब क्लोज सेट का एक वैल्यू आ रहा है। अब इसको आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं। ये आपको फिगर दिया गया है, क्या हुआ इसमें, बहुत ध्यान से देखेंगे, आना चाहिए था यहाँ पे लेकिन इससे बहुत ही वो दूर में ही है, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक्यूरेसी में आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो वैल्यू है, ठीक है, जो निकल के आया है वो क्या है, क्लोज है, ठीक है, क्लोज सेट निकल के आ गया है, तो ये किस में आ जाएगा, ये प्रिसीजन में आ जाएगा। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, एक जो है बिल्कुल अपने लक्ष्य के पास में है, ठीक है, मतलब है वहाँ पे, और बाकी जो है अलग अलग जगह पे है, कुछ इस तरीके से। तो इसमें प्रिसीजन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोज वाला सेट आया ही नहीं है उसी सैंपल का, कभी यहाँ पे आ रहा है, कभी यहाँ पे आ रहा है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ठीक है। तो एक बार आया है एक्यूरेसी, लेकिन प्रिसीजन में ये नहीं है, ठीक।
नेक्स्ट जो है इसमें ना ही अपने लक्ष्य पे है ना ही ये प्रिसीजन पे, सब अलग अलग अपने ही जगह पे है। ये सारी सेम सैंपल का ही यूज करके निकलता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों ही नहीं होगा। अब यहाँ पे हम अगर देख रहे हैं मेन लक्ष्य पे आना चाहिए था, जी हाँ आ चुका है ये, और बहुत ही सारा बार बार आया है, तो अच्छे से हाईली प्रिसीजन और हाईली एक्यूरेसी में आ जाएगा, ठीक है, जो सबसे बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से हम प्रिसीजन को समझ गए हैं। तो एक्यूरेसी को भी सिंपल से टर्म्स में बोला गया है, एक्यूरेसी द टर्म रिफर टू द एग्रीमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू विथ द ट्रू वैल्यू एंड इट इज यूजुअली एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ एरर, ठीक है। ये कैसे रहेगा, ट्रू रिजल्ट के बहुत ही पास रहेगा जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू रहेगा, ठीक है। उसको एक क्या बोला गया है, द टर्म एक्यूरेसी रिफर कर सकते हैं टू द एग्रीमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू विथ द ट्रू वैल्यू एंड इट इज यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एरर, ठीक है। द एब्सोल्यूट एरर इज अ मेजर ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर को किससे मेजर कर सकते हैं, एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हैं। बाकी इधर का आप अच्छे से समझ ही गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू। अब इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा इधर समझिएगा, ठीक है। नॉर्मली बचपन से आप पढ़े होंगे, 1 से लेके पूरा 9 तक का अगर हम देखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई अंक छूटा हुआ है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है 0, ठीक है। तो 1 से लेके 9 तक का आ जाएगा आपका सिग्निफिकेंट वैल्यू, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट में आ जाएगा, मतलब आप उसको जानते हैं, नोन है, मतलब एक सिग्निफाइड रहता है, ठीक है। क्या हुआ, ये 1 से लेके पूरा 9 तक का हो गया, तो 0 किस में आ गया, ये नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू में आ जाएगा, ठीक है। किस में आ जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू में आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। लिख लिए हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट वैल्यू में 1 से 9 तक का, ठीक है। नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू में क्या आ जाएगा, ओनली ऑन 0 आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है सिग्निफिकेंट वैल्यू, आपको एक फिगर दिया जाएगा, एक वैल्यू दिया जाएगा उससे। तो इसमें अलग अलग कंडीशन होता है। पहला कंडीशन रहा, अगर आपको 10 रुपये दे दिया जाए, 100 रुपये दे दिया जाए, 1000 रुपये दे दिया जाए, या फिर 10,000 दे दिया जाए, बिल्कुल इसी तरीके से 20 हो गया, 200 हो गया, 2000 हो गया, या फिर 20,000 हो गया, इन सभी के लिए क्या वैल्यू निकल के आएगा सिग्निफिकेंट। अगर फिगर्स हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इसको ही काउंट करेंगे, 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी 1 हो जाएगा, 2 है मतलब ये नहीं कि 2 हुआ, ठीक है, हम उसको एक ही काउंट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 में भी 1 है तो सिर्फ 1 ही हो गया है, ठीक है। तो 1 हो गया, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, मतलब आप नंबर चाहे जो भी ले लो, 9 ले लो, या फिर आप 8 ले लो, या फिर 7 ले लो, इधर 0 जितना भी लगा लो आएगा तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से ही अगर हम थोड़ा सा इसमें क्या कर दिए, ट्विस्ट कर दिए, ठीक है। सिग्निफिकेंट वैल्यू निकालना है हमको, हम क्या किए, 10 का कितना निकला हमारा, 1 निकला, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से 1.0 कर दिए, 1.00 कर दिए, 2.000 कर दिए, तब क्या होगा, ठीक है। जहाँ पे भी ये बिंदु आ गया और उसके बाद 0 रहा, ठीक है, तो क्या होगा, हम उसको काउंट करना पड़ेगा। तो 1 हुआ, 2 होगा तो इसके लिए 2 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 तो 4 हो गया,
1 2 3 4 5 हो गया, तो इस तरीके से ये 5 आ जाएगा। तो दो कंडीशन देख लिए हम। अगर किसी भी तरीके का दो अंक के बीच में किसी भी तरीके का बिंदु नहीं है, ठीक है, दशमलव नहीं है, पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू 1 आ जाएगा। यहीं पे ही हम पॉइंट डाल दिए तो ये 2 हो गया है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये भी है, अगर वैल्यू आपको दे दिया गया कुछ इस तरीके से 0.2 या फिर 0.0002 या फिर 0.02, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग कैसा है, जब हम कुछ इस तरीके से देखे थे तो यहाँ पे निकला था 2, तो क्या यहाँ पे भी 2 निकलेगा, नहीं निकलेगा। यहाँ पे ये जो पहला अंक रहता है वो कैसा रहता है, सिग्निफिकेंट वैल्यू है, ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर है ये, ठीक है। बाकी सेकंड जो था वो नॉन सिग्निफिकेंट था, तो पहला जो स्टार्टिंग है वो सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 0 जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट नंबर है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, हम काउंट यहाँ से करेंगे। तो कितना निकल के आ गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक 0 और डाल दी, ठीक है। स्टार्टिंग जो यहाँ से नॉन सिग्निफिकेंट है हम इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा सिग्निफिकेंट नंबर, फिर यहाँ से नॉन सिग्निफिकेंट है तो हम इसको काउंट करेंगे, तो दोनों मिलके 2 हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से 0.2000 हो गया, तो हम इस दोनों को काउंट नहीं करेंगे लेकिन इन चारों को काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4, तो 4 हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से और एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो और एग्जाम्पल में अगर आपको वैल्यू दे दिया गया है 10002, ठीक है, यहाँ भी सिग्निफिकेंट वैल्यू है, यहाँ भी सिग्निफिकेंट वैल्यू है, ठीक है। नॉर्मली अगर इस तरीके से दिया जाता 3 0 है 1 है तो 1 निकलता इसका, लेकिन इसके बाद में भी क्या है, इधर भी सिग्निफिकेंट वैल्यू था तो यहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू हो गया है, ठीक है, एक नंबर हो गया है, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट नंबर हो गया। तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही सिग्निफिकेंट नंबर से, मतलब पूरा काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, कितना निकल के आया, 5 निकल के आया, ठीक है। अब इसी में ही थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पावर के पॉइंट पे दे दिया गया कुछ इस तरीके से तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको काउंट करेंगे। कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, ठीक है। 0.2 दे दिया गया तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ही अगर हम पूरा अच्छे से समझेंगे, सबको एक साथ समझेंगे, तो हम क्या क्या समझे, हम पहला कंडीशन क्या था इसमें सिग्निफिकेंट निकालने का, अगर इस तरीके से दे दिया गया या फिर ये दे दिया गया तो कितना निकल के आएगा, दोनों के लिए 1 निकल के आएगा। 1.0 रहा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 0.1 रहा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, लेकिन 0.101 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। 101 रहेगा तो 1 2 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 15.10 दी पावर पे 3 हो जाएगा, तो हम सिर्फ इसको काउंट करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसी को ही सिंपल से टर्म्स समझाया गया है, सिग्निफिकेंट ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। बिना जीरो वाला क्या रहेगा, सिग्निफिकेंट रहेगा, मतलब 1 से लेके पूरा 9 तक का, ठीक है। अब इसी तरीके से नॉन सिग्निफिकेंट में क्या हो जाएगा, जो 0 से स्टार्ट होगा, जैसे कि 0.001 2 3 हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल इसमें बताया गया है 15.20। तो क्या करेंगे, हम इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू से हुआ और पॉइंट के बाद 0 आया है, इस वजह से। तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 0.1 का क्या होगा, सिर्फ हम 1 को काउंट करेंगे तो 1 हुआ, ठीक है। 0.004 हुआ तो 0 है, इसको काउंट नहीं करेंगे, 4 को करेंगे, 1 हो गया, इसके लिए 1 हो गया। 35.5 के लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1.200 इसको भी काउंट करेंगे, इसको तो 4 हो गया, ठीक है। 1.35 10 दी पावर में 5 है, पावर वाले को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 1.35 को काउंट करेंगे। 501.562 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 निकल जाएगा। इसी तरीके से 26.025 5 निकल जाएगा। 6400 को काउंट नहीं करेंगे, 64 को करेंगे तो फिर
2 निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं निकाल लिए, ठीक है। अब आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन 1.00500, ठीक है। 1 है, 1 है, ठीक है, फिर पॉइंट में 0, 2 0 आ गया है, फिर 5 आ गया है, फिर उसके बाद 0 0 आ गया है। तो आपको इसका वैल्यू क्या निकलेगा, इसको आपको कमेंट में बताना है। और नेक्स्ट क्लास रहेगा चैप्टर 1 का लिमिट टेस्ट।